हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के दूसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है श्वसन। और श्वसन चैप्टर से संबंधित पिछले वीडियो में हम आपको बहुत सारे बेसिक पॉइंट से लेकर के बोर्ड मॉडल तक के क्वेश्चन को बताए थे। तो यदि आप लोग फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में हम आपको बहुत सारे प्रश्न का उत्तर बताए हैं जो कि सीधे सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए जो पहला पार्ट का वीडियो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आज हम लोग देखेंगे दूसरे पार्ट को। सबसे पहले हम आपको बता दें कि फर्स्ट पार्ट में हम आपको यहाँ तक पूरा कंप्लीट करा चुके थे, यानी कि अमाशय के कितने भाग होते हैं यहाँ तक हम आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुके थे। और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जाइलम और फ्लोएम में अंतर, कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर होता है। और इसके आगे जितने सारे भी पार्ट बचे हुए हैं सारे पार्ट को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, ताकि एक एक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और यदि अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे ही लाइव क्लास शुरू होता है, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग यहां से देखना शुरू करेंगे जाइलम और फ्लोएम ऊतक में क्या अंतर होता है। जाइलम और फ्लोएम जो है वह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एक वर्ष इस टॉपिक से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग को ध्यान से इस पूरे टॉपिक को समझना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर होते हैं। एक तरफ हम लोग जाइलम लिख देंगे और दूसरे तरफ फ्लोएम लिख देंगे। जाइलम के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह पेड़ पौधे में जल का वहन करता है। अब कैसे याद रखेंगे तो आप लोग देख लीजिए, ज से जाइलम होता है और ज से जल होता है। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ज से जाइलम होता है और ज से जल होता है, तो दोनों में ज और ज कॉमन है। ठीक है, दोनों में ज है जो कॉमन है। तो जाइलम जो है वह जल का वहन करता है और जो फ्लोएम होता है वह भोजन का वहन करता है। आप लोग को याद हो गया होगा। यह एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है जिसका प्रमुख कार्य जल पहुंचाना होता है। तो जाइलम का प्रमुख कार्य क्या होता है? जल पहुंचाना। और फ्लोएम में हम लोग लिखेंगे कि यह एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है जिसका प्रमुख कार्य भोजन पहुंचाना होता है। तो जाइलम का कार्य हो गया जल पहुंचाना और फ्लोएम का कार्य हो गया भोजन पहुंचाना। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए दूसरा अंतर हम लोग देखेंगे। तो दूसरा अंतर कह रहा है कि जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। जाइलम की जो कोशिकाएं होती है वह मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। तो दूसरा अंतर तो यही हो जाएगा कि जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है और फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। उसके बाद तीसरा अंतर होता है कि जाइलम का जो दाब होता है वह ऋणात्मक होता है, जबकि फ्लोएम का दाब होता है वह धनात्मक होता है। तो जाइलम की तरफ ऋणात्मक और फ्लोएम की तरफ धनात्मक आप लोग को ध्यान रखना है। जाइलम के ऊतक को दारू कहते हैं। दारू आप लोग पीने वाला मत समझ जाइएगा, यहाँ पर जाइलम में ऊतक होता है दारू, उसी को दारू बोला जाता है। तो जाइलम का जो ऊतक होता है उसको दारू बोला जाता है, लेकिन जो फ्लोएम का ऊतक होता है उसको वस्ट बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जाइलम के ऊतक को दारू बोलते हैं और फ्लोएम के ऊतक को वस्ट बोलते हैं। अब यदि हम लोग गति की बात कर लें तो जाइलम की गति, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जाइलम जो है वह जल का वहन करता है। तो पेड़ पौधा जल जो होता है वह धरती से लेता है और धरती से लेकर के सबसे ऊपर तक लेकर के जाता है, यानी कि पेड़ पौधे का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो वहां तक लेकर के जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब जल को वह धरती से ले रहा है और ऊपर तक ले जा रहा है तो जाइलम का जो गति होगा वह नीचे से ऊपर की ओर होगा, क्योंकि धरती नीचे है और सबसे पेड़ का जो ऊपरी भाग है वह ऊपर है। तो इसलिए जाइलम का जो गति होता है वह नीचे से ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम का गति होता है वह सभी दिशाओं में होता है। अब सभी दिशाओं में क्यों होता है? क्योंकि फ्लोएम है जो भोजन का वहन करता है, और जाहिर सी बात है कि जब भोजन बनेगा तो पेड़ पौधे के हर एक भाग में जाएगा, सभी दिशाओं में जाएगा। इसलिए फ्लोएम का गति होता है वह सभी दिशाओं में होता है, जबकि जाइलम का गति नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तो कुल मिलाकर के हम आपको 5 अंतर बताए जाइलम और फ्लोएम में। एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला हम आपको बताए कि यह एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है जिसका
प्रमुख कार्य जल पहुंचाना होता है। जाइलम का प्रमुख कार्य जल पहुंचाना और फ्लोएम का प्रमुख कार्य क्या होता है, भोजन पहुंचाना, जिसको कि वहन करना भी बोलते हैं। कभी कभी लिख देते हैं हम लोग कि जल का वहन करता है, तो वहन करने का मतलब भी पहुंचाना ही होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जाइलम जल का वहन करता है और फ्लोएम भोजन का वहन करता है। उसके बाद हम आपको दूसरा अंतर बताए कि जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। ठीक है, पहला अंतर बताए जल का वहन करता है और इधर बताए भोजन का वहन करता है। दूसरा बता रहे हैं कि जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है और फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। उसके बाद तीसरा अंतर आप लोग ध्यान रखिएगा, जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है, फ्लोएम का दाब धनात्मक होता है। उसके बाद बताए जाइलम के उत्तक को दारू कहते हैं और फ्लोएम के उत्तक को वाष्प बोलते हैं। जाइलम की गति नीचे से ऊपर की तरफ होती है जबकि फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जाइलम और फ्लोएम में अंतर समझ गए होंगे। और आप लोग को हम बार बार बता रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम वाला जो टॉपिक है वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड मॉडल टॉपिक है, यानी कि हर एक वर्ष के बोर्ड के एग्जाम में जाइलम और फ्लोएम से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसलिए आप लोग को जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए, अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। अब चलिए अगला जो टॉपिक है वह है रक्त। रक्त मतलब आप लोग तो जानते होंगे जिसको कि खून बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि रक्त क्या होता है, इसके प्रमुख संघटक का वर्णन करें। यानी कि रक्त में क्या क्या चीज पाया जाता है, क्या क्या चीज मिला करके रक्त का निर्माण होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यह सभी कुछ मिला करके रक्त बनता है, जिसको लाल रक्त कण कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कण कहते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में हम आपको विस्तार रूप से बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रक्त क्या होता है, जिसको कि खून बोलते हैं। रंग कैसा होता है, लाल होता है। लाल क्यों होता है, हम पिछले दिन आपको बताए थे कि खून का रंग लाल क्यों होता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। अगर वैज्ञानिक कारण में या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए कि खून का रंग लाल क्यों होता है, तो आपको बताना है हेमोग्लोबिन के कारण। चलिए तो जानते हैं हम लोग कि रक्त क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो रक्त होता है वह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। अब तरल संयोजी उत्तक होता है कहने का मतलब क्या, लिक्विड फॉर्म में होता है। खून के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि यह लिक्विड होता है, द्रव होता है जो तरल पदार्थ में होता है। इसका रंग लाल हेमोग्लोबिन के कारण होता है। अभी हम आपको बताए रक्त का पीएच मान कल भी हम आपको बताए थे कितना होता है, 7.4 से 8.4 के बीच में होता है। और हम आपको बताए थे कि जैसे ही 7 के ऊपर पीएच मान चला जाए वह क्षारीय हो जाता है और 7 से नीचे चला आए वह अम्लीय हो जाता है। केमिस्ट्री में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। रक्त की प्रकृति कैसी होती है, यानी क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है कि उदासीन होता है, तो आपको बताना है कि रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। तो अभी तक हम आपको बताए कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है जिसका रंग लाल हेमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। एक औसत मानव में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आपके शरीर में कितना खून है, तो आप लोग बेझिझक बताइए कि 5 से 6 लीटर। यानी कि एक मानव शरीर में, जो स्वस्थ मानव है उसके शरीर में 5 से 6 लीटर तक खून पाया जाता है। और रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के ऊपर जो अध्ययन किया जाता है उसको हीमेटोलॉजी बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त क्या होता है, तो बस आपको इतना बता देना है। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद पूछ रहा था कि इसके प्रमुख संगठक का वर्णन करें, यानी कि इसमें क्या क्या मिलता है, इस क्या क्या मिल करके रक्त का निर्माण होता है। तो क्या लिखेंगे, रक्त के प्रमुख संगठक निम्नलिखित है। पहला आरबीसी। आरबीसी कहने का मतलब रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कोशिका। रेड मतलब क्या होता है, लाल होता है। ब्लड मतलब क्या होता है, खून होता है। और सेल मतलब क्या होता है, कोशिका होता है। यानी कि लाल रक्त कोशिका को ही आरबीसी बोला जाता है, रेड ब्लड सेल बोला जाता है। तो आरबीसी के बारे में थोड़ा हम लोग विस्तार से जानेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग कुछ पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। आरबीसी जो होता है उसका पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है। इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अब अस्थि मज्जा क्या होता है, आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि अस्थि मज्जा क्या होता है। आप लोग चिकन तो जरूर खाए होंगे जिसको मुर्गा बोलते हैं। तो जब मुर्गा खाते हैं तो जब हड्डी को चूसते हैं तो आप लोग हड्डी के बीच में देखते होंगे कि हल्का ब्लैक कलर का या फिर भूरे कलर का
कुछ होता है जो कि भुरभुरा होता है, जिसको आप लोग ऊपर की तरफ सांस से खींचते हैं अपने मुंह में, तो वही जो होता है वह अस्थि मज्जा होता है, उसी को अस्थि मज्जा बोला जाता है। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है, वह कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में ही होता है। अब आरबीसी के निर्माण में सहायक क्या क्या चीज होता है, यानी कहने का मतलब कि क्या हम लोग खाएंगे कि हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण अधिक मात्रा में होगा। तो आरबीसी को बढ़ाने के लिए प्रोटीन खाया जाता है, विटामिन B12 के कारण भी आरबीसी का निर्माण होता है, और उसके अलावा फॉलिक एसिड के कारण भी आरबीसी का निर्माण होता है। चलिए पहले हम आपको कुछ बता देते हैं, देख लीजिए, लिखेंगे हम लोग। इसका पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान, देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। आरबीसी का कब्रिस्तान जो होता है वह पलीहा को कहा जाता है, पलीहा, जिसको कि लीवर भी बोलते हैं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान अगर आपसे पूछा जाए कि किसको बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि पलीहा को या फिर तिल्ली को बोला जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान पलीहा को या फिर लीवर को या फिर तिल्ली को, तीनों में से कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं या फिर तीनों बोल सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें आरबीसी मर जाता है। अब कब्रिस्तान है, जानते होंगे कि कब्रिस्तान में लाशों को जलाया जाता है जब आदमी मर जाता है, तो इस कारण से ही लीवर को, पलीहा को, तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है, क्योंकि पलीहा में जाकर के, तिल्ली में जाकर के आरबीसी मर जाता है। कितने दिन के बाद मरता है, आपसे पूछ सकता है कोई कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आपको बताना है कि 20 से 120 दिन, यानी कि 20 दिन भी बच सकता है, 22 दिन भी बच सकता है, 50 दिन भी बच सकता है, 100 दिन भी बच सकता है, मैक्सिमम 120 दिन, यानी कि 20 से लेकर के 120 दिन तक आरबीसी का जीवन काल होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सभी पॉइंट्स को मिला करके हम लोग आरबीसी के बारे में इतना ही लिखेंगे कि इसका पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान पलीहा यानी लीवर यानी तिल्ली को बोला जाता है, क्योंकि इसमें आरबीसी मर जाता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण डीएनए टेस्ट नहीं किया जाता है, यानी कि आरबीसी का कभी भी डीएनए टेस्ट नहीं होता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाना है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है, तो ऑक्सीजन को हमारे कोशिकाओं तक कौन पहुंचाता है, तो आपका जवाब होगा आरबीसी, यानी कि लाल रक्त कण होगा, यानी कि रेड ब्लड सेल होगा। तो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आरबीसी के बारे में हम आपको बहुत सारे पॉइंट बताए जो कि काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है पलीहा को, लीवर को या फिर तिल्ली को। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण डीएनए टेस्ट नहीं होता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाना है। तो आरबीसी का कार्य आप लोग समझ गए क्या है, ऑक्सीजन को पहुंचाना। उसके बाद दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब आप लोग जान गए होंगे व्हाइट ब्लड सेल, जिसको कि श्वेत रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, इसका पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल होता है, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो यहां पर तो आपको समझ में आ गया होगा कि आरबीसी रहे या फिर डब्ल्यूबीसी रहे, दोनों का निर्माण कहां पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और अस्थि मज्जा क्या होता है, हम आपको बता दिए कि हड्डी के बीच में जो भुरभुरा टाइप का होता है, जिसको आप लोग चिकन खाते होंगे तो जरूर देखे होंगे, उसी को अस्थि मज्जा बोलते हैं। और मृत्यु पलीहा में होता है। डब्ल्यूबीसी का भी मृत्यु कहां पर होता है, पलीहा में। आरबीसी का भी मृत्यु हम आपको बता रहे थे कि पलीहा में होता है, और डब्ल्यूबीसी का भी मृत्यु पलीहा में होता है। इसका जो जीवन काल होता है वह 1 से 4 दिन का होता है डब्ल्यूबीसी का। आरबीसी का जीवन काल कितना बताए थे, 20 से 120 दिन, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। यह शरीर के रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिका को मोनोसाइट, जबकि सबसे छोटी कोशिका
कोशिका को लिम्फोसाइट कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के WBC के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, WBC का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। मृत्यु कहाँ पर होता है? तो व्हाइट ब्लड सेल का मृत्यु पलीहा में होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? तो 1 से 4 दिन का होता है। यह शरीर के रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि हमारे शरीर में जितने सारे भी प्रकार के रोगाणु आते हैं उससे यह लड़ता है, उससे यह सुरक्षा प्रदान करता है। WBC की सबसे बड़ी कोशिका को क्या बोला जाता है? तो मोनोसाइट बोला जाता है। और WBC की सबसे छोटी कोशिका को लिम्फोसाइट बोला जाता है। तो कुल मिलाकर के 6 पॉइंट है। अगर आप लोग 6 पॉइंट ध्यान रखते हैं तो WBC के बारे में आप लोग पूरा लिख सकते हैं। तो WBC और RBC दोनों कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आता है प्लेटलेट्स, क्योंकि तीनों मिला करके ही रक्त का निर्माण होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो चलिए प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग जान जाते हैं। इसका जो मुख्य काम होता है वह रक्त को थक्का बनाना। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी कट छट जाता है तो आप लोग देखते होंगे कि किसी किसी व्यक्ति का जल्दी खून नहीं रुकता है, लगातार खून बहते चला जाता है। और किसी किसी व्यक्ति का आप लोग देखते होंगे कि बहुत जल्द खून रुक जाता है। तो वह जो खून रुकता है और खून नहीं रुकता है वह प्लेटलेट्स के कारण ही होता है। जिसमें अधिक मात्रा में प्लेटलेट्स होगा उसमें जल्दी खून रुक जाएगा, यानी कि खून का थक्का जल्दी बन जाएगा। और जिस भी व्यक्ति में प्लेटलेट्स कम मात्रा में होगा, अगर उसको कहीं पर कट जाता है तो उसका खून जल्दी नहीं रुकेगा। तो प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग लिखेंगे कि इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो एक चीज तो यहां से तो कॉमन निकल गया, RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण कहां पर होता है? तो अस्थि मज्जा में ही होता है। और इसका जीवन काल आप लोग ध्यान रखिएगा 1 दिन का होता है। RBC के बारे में हम आपको बताए थे, उसका जीवन काल 20 से 120 दिन। WBC के बारे में बताए, उसका जीवन काल 1 से 4 दिन। और प्लेटलेट्स के बारे में बताए कि इसका जीवन काल 1 दिन का होता है। और यह जो प्लेटलेट्स होता है यह स्तनधारी प्राणी में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य खून को थक्का करना होता है और इसे थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है। नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है। तो अभी तक प्लेटलेट्स के बारे में कितने महत्वपूर्ण पॉइंट हुए? सबसे पहला, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 1 दिन का होता है। यह स्तनधारी प्राणी में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य खून को थक्का करना होता है और इसे थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है। तो इसमें 5 महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपको बताए, पांचों पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यह वाला क्वेश्चन में क्या क्लियर हुआ? तो इस वाले क्वेश्चन में क्लियर हुआ कि रक्त क्या होता है और रक्त के प्रमुख संगठक क्या क्या होते हैं। तो रक्त के बारे में भी हम आपको बताए और रक्त के प्रमुख संगठक में RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में हम आपको कंप्लीट करा दिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि हृदय का सचित्र वर्णन करें। सचित्र कहने का मतलब होता है कि पहले आपको चित्र बनाना है और उसके बाद हृदय के बारे में बताना है कि हृदय क्या होता है, इसमें कितने भाग होते हैं, हृदय का प्रमुख कार्य क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताना है। तो हृदय का चित्र आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसी को हृदय बोला जाता है। हमारे शरीर का जो हृदय है वह कुछ इसी प्रकार का रहता है। अब इसके बारे में हम आपको विस्तार रूप से बताते हैं। अगर आपसे सचित्र पूछा जाता है तो कुछ इस प्रकार से आप लोग हृदय का चित्र बना सकते हैं, तभी आपको नंबर मिलेगा। चलिए अब इसमें हम आपको बताते हैं कि हृदय में जो मुख्य भाग होते हैं उसमें क्या क्या होता है। लेकिन उसके पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो धमनी होता है उसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और जो सीरा होता है उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। आपके शरीर में 2 प्रकार के नस होते हैं। जो ऊपर से आपको नस दिखाई पड़ता है, जो मुलायम होता है, जिसमें डॉक्टर सुई देता है, वह सीरा होता है, उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और उसके नीचे की तरफ देखिएगा कि कहीं कहीं कठोर टाइप का एक नस रहेगा, वहीं धमनी होता है। तो सीरा होता है और धमनी होता है। सीरा में क्या होता है? सीरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि अपवाद तो सब कुछ में होता है, तो यहां पर भी अपवाद है। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। आप लोग जानते हैं कि धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त ही प्रवाहित होता है, लेकिन एक धमनी होता है जिसका नाम फुफ्फुस धमनी है, उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और सीरा में भी अपवाद है कि जो फुफ्फुस सीरा होता है उसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि धमनी में हमेशा
हमेशा शुद्ध प्रवाहित होता है, लेकिन अपवाद में जो फुफ्फुस धमनी होता है उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और सीरा में हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि सीरा में अशुद्ध रक्त ही प्रवाहित होता है, लेकिन अपवाद में जो फुफ्फुस सीरा होता है उसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो चलिए अब हृदय के बारे में हम आपको थोड़ा विस्तार रूप से बताते हैं, बस आप लोग कंसंट्रेट होकर के समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, तो हृदय मानव का प्रमुख अंग माना जाता है। बिना हृदय के कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है? एक दिन भी, 1 घंटा भी नहीं रहेगा। तो चलिए, हृदय मानव का प्रमुख अंग माना जाता है जो सभी अंगों से सबसे ज्यादा व्यस्त होता है। अब व्यस्त क्यों होता है? क्योंकि हृदय का जो काम है ना, वो वह खून को छानना होता है। शरीर से जितने सारे भी अशुद्ध रक्त होता है वह हृदय के पास ही आता है और हृदय में जाकर के उसको फिल्टर किया जाता है, उसको छाना जाता है। और जब खून को वहां पर छान लिया जाता है उसके बाद फिर धमनी से होते हुए शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जाया जाता है। तो दिन भर यही होता रहता है, चाहे आप सोए हुए रहें, चाहे बैठे हुए रहें, चाहे चलते रहें, हमेशा जो शरीर का अशुद्ध रक्त है वह हृदय के पास आता है, हृदय में आता है। और हमेशा जो हृदय से शुद्ध रक्त है वह पूरे शरीर में जाता रहता है। दिन रात यह काम होते रहता है, इसलिए हृदय को सबसे व्यस्त अंग माना जाता है। मानव के शरीर का हृदय जो होता है वह 4 चैम्बर में विभक्त होता है, यानी कि 4 भाग में विभक्त होता है, जिसमें 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है। हृदय में कितने आलिंद होते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है कि हृदय में 2 आलिंद होते हैं। और निलय कितने होते हैं? तो 2 निलय होते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि हृदय का वजन कितना होता है। ऑब्जेक्टिव का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि हमारे शरीर में जो हृदय है उसका वजन कितना होता है, तो आपको बताना है 300 ग्राम। हृदय का वजन कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है। हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त पाया जाता है, जबकि दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि हृदय का जो 2 भाग होता है, एक बायां भाग और एक दाहिना भाग। तो बाएं भाग में हमेशा शुद्ध रक्त, किस भाग में? बाएं भाग में, यानी कि लेफ्ट साइड में हमेशा शुद्ध रक्त बनता है। और जो दाहिना भाग होता है, जो राइट साइड होता है, उसमें हमेशा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। चलिए, उसके बाद हृदय वक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है, यानी कि जो हृदय होता है वह दोनों फेफड़ों के बीच। फेफड़ा के बारे में भी हम आपको कल बता रहे थे कि एक दाहिने तरफ फेफड़ा होता है और एक बाएं तरफ फेफड़ा होता है, और दोनों के बीच में हृदय स्थित होता है, जो एक दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, जिसे हृदयावरण कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, हृदय जो होता है एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। अगर आपसे लघुतरीय या अति लघुतरीय प्रश्न में पूछा जाता है कि हृदयावरण क्या होता है, तो आपको बताना है कि जो हमारे हृदय है वह एक दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, जिसे ही हम लोग हृदयावरण कहते हैं। दोहरी झिल्ली के बीच में एक द्रव भी पाया जाता है, और उस द्रव का नाम होता है पेरिकार्डियल द्रव। क्या नाम होता है? पेरिकार्डियल द्रव। थोड़ा उटपटा नाम है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारे हृदय का जो झिल्ली होता है उसके बीच में एक द्रव पाया जाता है, जिसका नाम होता है पेरिकार्डियल द्रव। क्योंकि हम लोग हृदय के बारे में पढ़ रहे हैं, हृदय को विस्तार रूप से बता रहे हैं, इसलिए इन सभी चीज के बारे में बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं रक्त परिसंचरण के लिए शरीर के अंदर पतली पतली नलिकाएं पाई जाती है। रक्त परिसंचरण मतलब कि रक्त को ले जाने के लिए और रक्त को लाने के लिए। अभी हम आपको बताएं कि पतली पतली नलिकाएं होती है, जिसको नस बोलते हैं, और हमेशा शुद्ध और अशुद्ध रक्त उसमें प्रवाहित होता है। तो इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि रक्त परिसंचरण के लिए शरीर के अंदर पतली पतली नलिकाएं पाई जाती है, जिसे धमनी एवं सीरा कहा जाता है। धमनी में शुद्ध रक्त, अभी हम आपको बताएं कि धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि कौन ऐसा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, तो आपका जवाब होगा फुफ्फुस धमनी। हमेशा जानते हैं आप लोग कि सीरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कौन ऐसा सीरा है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, तो आपको बताना है फुफ्फुस सीरा। बस आपको फुफ्फुस सीरा और फुफ्फुस धमनी के बारे में ध्यान रखना है, या दोनों अपवाद में आते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि धमनी में शुद्ध रक्त जबकि सीरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और हृदय का प्रमुख कार्य रक्त का पंप यानी कि रक्त का छिड़काव करना होता है। कहाँ पर छिड़काव करना? तो हमारे शरीर के पूरे भाग में छिड़काव करना, नसों के द्वारा, पतली पतली नलिकाओं के द्वारा। हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। आप लोग जानते होंगे हमारे हृदय की गति कितनी होती है। हृदय जो होता है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो हृदय के बारे में हम आपको इतना कुछ बताएं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद भी हो गया होगा। पहले आपको हृदय का चित्र बना देना है, उसके बाद
फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा के बारे में याद रखना है। और उसके बाद आपको हृदय में इतना कुछ लिख देना है, हृदय का वजन ध्यान रखना है कि 300 ग्राम होता है। धमनी और शिरा के बारे में आपको ध्यान रखना है कि धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। इन सभी चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हृदय के बारे में आप लोग विस्तार रूप से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि धमनी एवं शिरा में अंतर स्पष्ट करें, यानी कि जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, इस अंतर के बारे में आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला अंतर, धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है और शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। तो धमनी और शिरा के बारे में अभी तक हम आपको इतना बार बता चुके कि अभी तक आपका कंफ्यूजन समाप्त हो गया होगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग धमनी और शिरा के बारे में कभी नहीं कंफ्यूज होइएगा कि धमनी में शुद्ध होता है कि शिरा में शुद्ध होता है। इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, धमनी में हमेशा शुद्ध और शिरा में हमेशा अशुद्ध होता है। धमनी में रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है। जाहिर सी बात है कि जब यह शुद्ध रक्त बह रहा है इसमें, तो जो चीज़ शुद्ध है उसको शरीर में ज़्यादा तेजी से फैलाया जाएगा और जो चीज़ अशुद्ध है उसको थोड़ा कम गति से हमारे हृदय में लाया जाता है, ताकि उसको वहाँ से छान करके फिर से उसको शुद्ध करके पूरे शरीर में ले जाया जा सके। तो आपको ध्यान रखना है कि धमनी में रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है, जबकि शिरा में रक्त का प्रवाह मंद गति से होता है। तो दो अंतर तो यहाँ पर हम आपको बता दिए, आपको याद भी हो गया होगा कि धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी में रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है, शिरा में रक्त का प्रवाह मंद गति से होता है। उसके बाद तीसरा अंतर, धमनी का रंग लाल होता है, जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जो हल्का कठोर होता है, जो नीचे होता है उसका रंग लाल होता है, लेकिन शिरा का रंग जो होता है वह नीला होता है। आप लोग के शरीर में जो ऊपर से नस दिखाई पड़ता है उसको ध्यान से देखिएगा तो उसका रंग जो है वह हल्का नीला की तरह दिखाई पड़ेगा, जिसमें डॉक्टर सुई देता है। देखते होंगे कि डॉक्टर एक जगह पर बांध देता है और उसके बाद आपका अगर मुट्ठी बांधने के लिए कहेगा तो उसके बाद नस जो होता है वह ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ हल्का निकल जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, शिरा बोला जाता है। उसका रंग हल्का नीला होता है, उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी सुई पड़ता है ना तो वह शिरा में ही पड़ता है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, कभी भी धमनी में सुई नहीं पड़ता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद धमनी अधिक गहराई में पाया जाता है और शिरा कम गहराई में पाया जाता है। धमनी को देखते होंगे आप लोग, सबसे ऊपर में बस थोड़ा सा मांसपेशी होता है, उसके नीचे ही बहते रहता है, उसके नीचे ही वो नलिका रहता है, वह धमनी रहता है। लेकिन शिरा जो है वह हमारे शरीर के थोड़ा ज़्यादा गहराई में रहता है। उसके बाद हृदय से शरीर के विभिन्न अंग तक ले जाने वाली वाहिनी को धमनी कहते हैं और शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को समेट करके हृदय की ओर ले जाने वाली नलिका को क्या बोलते हैं, शिरा बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि धमनी और शिरा में आप लोग अंतर भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद आपको देखना है रक्त दाब, जिसको कि ब्लड प्रेशर बोलते हैं। आप लोग बोलते होंगे कि हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, ब्लड प्रेशर लो है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, रक्त दाब जिसको हिंदी में बोलते हैं बीपी, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि रक्त दाब क्या होता है, जिसको ब्लड प्रेशर या बीपी भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रुधिर वाहिका के विरुद्ध भित्ति पर लगाया गया दाब रक्त दाब कहलाता है। कहने का मतलब आप लोग सिंपल भाषा में समझिए कि हमारे धमनी और शिरा से जो रक्त प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, हमारे धमनी और शिरा से जो रक्त प्रवाहित हो रहा है उसका दाब कितना है, कितना प्रेशर में वह रक्त जा रहा है, इसी को हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सिंपल भाषा में रुधिर वाहिका के विरुद्ध भित्ति पर लगाया गया दाव क्या कहलाता है, रक्त दाव कहलाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्त दाब होता है वह 120/80 mm/Hg होता है। अब 120 और 80 क्या होता है, आपके दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन होता है और कभी कभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जाता है इसके बारे में कि उच्चतम रक्तदाब कितना होता है और न्यूनतम रक्तदाब कितना होता है। तो देख लीजिए, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, जो 120 हो गया जो ऊपर वाला उसको सिस्टोल बोला जाता है और जो 80 हो गया नीचे वाला इसको डायस्टोल बोला जाता है। तो अब सिस्टोल और डायस्टोल आपके सामने एक नया वर्ड आ गया। तो सिस्टोल मतलब क्या होता है और डायस्टोल मतलब क्या होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सिंपल भाषा में हम आपको बता दें तो जो रक्तदाब है उसका अधिकतम गति कितना हो सकता है, 120 हो सकता है, उसी को सिस्टोल बोला जाता है। यानी कि हमारे धमनी के माध्यम से जो ब्लड जा रहा है पूरे शरीर में उसका अधिकतम गति कितना है,
ठीक है, हमारे धमनी के माध्यम से जो पूरे शरीर में ब्लड जा रहा है उसका अधिकतम गति कितना है, इसी को बोलते हैं सिस्टोल, जो कितना होता है, हाईएस्ट 120 होता है। लेकिन लोएस्ट की अगर बात किया जाए कि हमारे शिरा के माध्यम से जो अशुद्ध रक्त आ रहा है उसका लोएस्ट कितना है, तो लोएस्ट कितना है 80, यानी कि अधिकतम 120 और लोएस्ट 80। आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अधिकतम रक्तदाब कितना होता है, तो 120, लोएस्ट कितना होता है, तो 80 होता है। अधिकतम को सिस्टोल बोलते हैं और लोएस्ट को डायस्टोल बोलते हैं। तो सिस्टोल और डायस्टोल आप लोग समझ गए होंगे, और रक्तदाब का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे कि रक्तदाब क्या होता है। तो रक्तदाब क्या होता है, रुधिर वाहिका के विरुद्ध भित्ति पर लगाया गया दाव रक्तदाब कहलाता है। एक स्वस्थ मानव का बीपी कितना होता है, रक्तदाब कितना होता है, 120/80 होता है। अब रक्त के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि हमारे शरीर में खून का काम क्या है, कि अगर खून नहीं रहेगा तो क्या होगा, खून का मुख्य जो कार्य है वह क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रक्त के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहला और सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वह शरीर के ताप को नियंत्रित रखना, यानी कि जो शरीर का टेम्परेचर होता है उसको संतुलित रखता है। आप लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वह 37 डिग्री सेल्सियस से ना बढ़े, इसके लिए रक्त बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि जो हमारे शरीर में जो खून होता है, जो रक्त होता है, वह शरीर के ताप को संतुलित रखता है, शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है। सबसे पहला काम शरीर के ताप को संतुलित रखना। दूसरा काम होता है गैसों का आदान प्रदान करना, यानी कि ऑक्सीजन गैस को हमारे पूरे शरीर की तरफ ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को हर एक कोशिका से बाहर निकालना। इस प्रकार से गैसों का जो आदान प्रदान होता है वह भी खून के द्वारा ही होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के द्वारा ही होता है। उसके बाद श्वसन क्रिया के दौरान जो बना CO2 गैस होता है उसको फेफड़ा तक पहुंचाना, शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, और उसके अलावा एंजाइम रक्त को थक्का करता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो फाइब्रिनोजन एंजाइम होता है वह रक्त को थक्का करता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्लेटलेट्स में कौन सा ऐसा एंजाइम पाया जाता है जिससे कि रक्त थक्का हो जाता है, तो आपका जवाब होगा फाइब्रिनोजन एंजाइम। तो कुल मिलाकर के रक्त के 5 कार्य हम आपको बताए जो कि काफी महत्वपूर्ण है, अक्सर लघुतरीय प्रश्न में पूछा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि रक्त के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं। तो पहला, शरीर के ताप को संतुलित रखना, गैसों का आदान प्रदान करना, उसके बाद श्वसन क्रिया के दौरान बना CO2 गैस को फेफड़ा तक पहुंचाना, शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, और 5वां पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि फाइब्रिनोजन एंजाइम रक्त को थक्का बनाता है, रक्त को थक्का करने में मदद करता है। तो रक्त के प्रमुख 5 काम आप लोग को अच्छे तरीके से याद भी हो गया होगा। अब चलिए, उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, रुधिर और लसिका में क्या अंतर होता है। रुधिर क्या है और लसिका क्या है, इसी के बारे में अंतर लिखना है। इस अंतर को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यह वाला क्लास थोड़ा लंबा हो चुका है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। आपको अगर पूरा कुछ एक ही वीडियो में बता देंगे तो आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम आपको पार्ट वाइज पार्ट बताएंगे। तो रुधिर और लसिका में क्या अंतर होता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा भी जाता है कि रुधिर और लसिका में क्या अंतर होता है। तो इस वाले टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, और इसके आगे जितने सारे भी पार्ट बचे हुए हैं सारे पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को, इस क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह क्लास काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट्स आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा हो, पूरा बात अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच अपने ग्रुप्स में शेयर भी करिएगा। और उसके अलावा जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे थे, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जितने सारे भी क्लास हों, जितने सारे भी वीडियो अपलोड हो, जो कुछ भी हम आपको बताए, सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।